हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 7 इन्फ्लेशन। इससे पहले मैंने आपको 6 चैप्टर तक पल्स अरिहंत इकोनॉमी को पढ़ा दिया है, जिसमें प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। पार्ट बाई पार्ट 10-10 मिनट अराउंड की आपकी वीडियोस हैं। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इन्फ्लेशन, और इसका दे रही हूँ पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन। तो फर्स्टली इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग में हम देखेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में एंड सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन के बारे में, देन टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड देन डिफ्लेशन वर्सेस डिसइन्फ्लेशन वर्सेस रिफ्लेशन की इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देन हेडलाइन वर्सेस कोर इन्फ्लेशन एंड सेकेंड इज इंडिसेस टू मेजर इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। एंड इसमें पढ़ेंगे हम पीपीआई वर्सेस डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है आपका, एंड सीपीआई एंड जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में, एंड मल्टीपल सीपीआई इंडिसेस, सीपीआई आईडब्ल्यू इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई एएल और आपका ये सीपीआई आरएल, इनके बारे में। देन थर्ड इज इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, इसमें क्या क्या हैं और इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, और नंबर 5 इज मेजर्स टू कंटेन इन्फ्लेशन। देखिए, मैं इस चैप्टर को 3 या 4 पार्ट में ही कंप्लीट कर दूंगी 10-10 मिनट की वीडियो बनाकर। इससे पहले 7 to 8 पार्ट हो चुके हैं एक एक चैप्टर के, क्योंकि वो पार्ट थोड़े से लॉन्ग थे। तो अब आपका बहुत ही इजी और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो प्लीज़ मिस मत कीजिएगा इस सीरीज़ को। अगर आपने एक वीडियो स्टार्ट की है तो आप इसे लास्ट तक देखिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ज़रा भी बेनिफिट इनसे मिलता है। मेरा सिर्फ मकसद आप लोगों को, अभी मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ उनको इस प्रकार से नॉलेज देना है कि मेरी टीचिंग की वाइब्स उनकी स्टडी वाइब्स से मैच करें और उनको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और उनकी पढ़ाई में मैं अपना कंट्रीब्यूशन दे पाऊँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली मीनिंग क्या है, देखिए इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन आप सब लोग जानते हैं पहले नंबर पे होती है महंगाई, यानी कि जनरल प्राइस लेवल जो होता है किसी भी गुड्स या सर्विसेज का, जब वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे आपने कोई 10 रुपये की चीज़ खरीदी, अब आपको वही चीज़ 15 रुपये में, 20 रुपये में मिल रही है। जैसे आप मिल्क लगा सकते हैं, तो मिल्क अगर आप कुछ ईयर पहले देखें या देसी घी आप कुछ ईयर्स पहले देखें, तो आपका जो प्राइस लेवल थे उनके कम थे, लेकिन अब प्राइस लेवल आपके इंक्रीज हो चुके हैं। तो इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन। गुड्स और सर्विसेज के जनरल प्राइस लेवल में जब कोई भी इंक्रीमेंट आता है किसी भी इकोनॉमी में, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में डिफरेंट टाइप्स की गुड्स और सर्विसेज होती हैं। यही नहीं होता कि सिर्फ आपके एक ही चीज़ के दाम बढ़ गए, सिर्फ एक ही चीज़ के प्राइस बढ़ गए, नहीं। जो भी आपकी दैनिक ज़रूरत की चीज़ हैं या फिर आपके वाइट गुड्स हैं, कोई भी, तो ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, बहुत सारी जब गुड्स और सर्विसेज के डिफरेंट टाइप्स के में चेंज आता है, तब इन्फ्लेशन कहते हैं। और रेट ऑफ इन्फ्लेशन फिर किसको कहते हैं? रेट ऑफ इन्फ्लेशन ये इंडिकेट करता है कि प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, जो आपका लास्ट ईयर गया है उसके अकॉर्डिंग कितने प्राइस बढ़े हैं, प्रीवियस ईयर के प्राइस के अकॉर्डिंग कितने प्राइस इंक्रीज हुए हैं, इसको कहते हैं रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ROI। तो इसमें कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या है, प्राइसेस ऑफ करंट ईयर, यानी कि आपने जैसे करंट ईयर का प्राइस लिख दिया 90 रुपीज़, 100 रुपीज़ किसी भी चीज़ का, और प्रीवियस ईयर का प्राइस लिख दिया आपने -90 रुपीज़, देन अपॉन प्राइसेस ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी कि 90 रुपीज़ आप नीचे लिखेंगे इंटू 100%। तो इस तरीके से आप अपना रेट ऑफ इन्फ्लेशन निकाल सकते हैं। ये जो इन्फ्लेशन है ये पॉइंट टू पॉइंट बेसिस पर कैलकुलेट होता है। जैसे कि अगर दिसंबर 23 का इन्फ्लेशन आपको कंपेयर करना है, तो आप दिसंबर 22 से ही कंपेयर करेंगे। ये नहीं कि आप अक्टूबर 22 से, नवंबर 22 से कंपेयर करेंगे। ये आपका जिस मंथ का आपने लास्ट ईयर किया है उसी मंथ का आप नेक्स्ट ईयर में इसको कैलकुलेट करेंगे। अब देखते हैं बेस इफेक्ट क्या होता है। देखिए, बेस इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट होता है that selecting a different reference point for comparison between two data points can have on the comparisons outcome। मैं आपको सिंपली बताती हूँ। जैसे आपके जो पिछला इन्फ्लेशन था, पिछली बार जितने आपके प्राइस हाइक हुए थे, यानी कि आपका जितना हाई ROI था, तो उसके कंपेयर में करंट ROI कितना है, कितना उसके बेस पर इफेक्ट हुआ है, कितना इन्फ्लेशन हुआ है, ये इंडिकेट करता है डिस्टॉर्शन इन द करंट इन्फ्लेशन फिगर कॉज्ड बाई, कि कितनी इन्फ्लेशन की फिगर इंक्रीज हुई है
और कितना हाई इन्फ्लेशन है या कितना लो इन्फ्लेशन है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, दिस इज कॉल्ड बेस इफेक्ट। अब कॉजेज क्या है इन्फ्लेशन के? देखिए इन्फ्लेशन कब अकर होता है? इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन देयर इज मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। ये तो आप नॉर्मली जानते होंगे कि या तो आपकी डिमांड बढ़ चुकी है या आपकी सप्लाई में कमी आ चुकी है, किसी भी जैसे डिमांड के बढ़ने से कह लीजिए या प्रोडक्शन की वजह से कह लीजिए या लेबर कम है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे आपकी सप्लाई कम होती है। यानी कि व्हेन डिमांड इज़ नॉट इक्वल टू सप्लाई देन इन्फ्लेशन आपका स्टार्ट होता है। तो टू टाइप से हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड सप्लाई शॉक या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो इसके बारे में देखिए बहुत क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस में, ये फेवरेट आप कह सकते हैं कि फेवरेट टॉपिक है। तो अब हम देखेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है। तो व्हेन देयर इज इंक्रीज इन डिमांड, जब किसी भी चीज़ की डिमांड में इंक्रीमेंट आता है तो उसे कहते हैं हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो यानी कि इसमें क्या होता है कि पहले आप लोग खरीदते थे, जैसे आप अनाज ले लीजिए या आप आटा ले लीजिए 10 किलोग्राम, लेकिन फिर लोग 20 किलोग्राम धीरे धीरे कंजप्शन ज़्यादा करने लग गए या फिर उनकी इनकम अच्छी होने लग गई। या वाइट गुड्स ले सकते हैं जैसे एसी फर्नीचर। तो अगर वो उनकी ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है तो क्या होता है, सप्लाई साइड में कमी आ जाती है। आप सप्लाई साइड में भी कमी ना लें तो सिंपल ही सोचिए, जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई तो प्राइस उसको बैलेंस करने के लिए सप्लाई एंड डिमांड को तो नॉर्मली ज़्यादा ही हो जाएंगे। तो इसको कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसमें चीप मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई जाती है, हायर मनी सप्लाई कर दी जाती है, यानी कि मार्केट में जब ज़्यादा पैसा उतारा जाता है, बैंक लोन दे देती हैं इजीली, कम इंटरेस्ट रेट होते हैं, इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा है तो ये होती है चीप मॉनेटरी पॉलिसी, जिसकी वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। व्हेन देयर इज इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि आपका डायरेक्ट टैक्स कम है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा है खर्च करने के लिए, तो अगर डिस्पोजेबल इनकम में इंक्रीज हुआ है तो वो आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन में इंक्लूड होता है। इफ़ देयर इज़ हायर फिजिकल डेफिसिट, यानी कि आपका फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा है, घाटा ज़्यादा है, लोग पैसा ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं, तो देयर इज़ डिमांड। ब्लैक मनी, अगर ब्लैक मनी चाहता है तो लोग ज़्यादा खर्च करेंगे। एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी, अगर फिजिकल पॉलिसी एक्सपेंशनरी है यानी कि मार्केट में इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा है। मॉनेटरी पॉलिसी में अगर आपकी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी नहीं है तो देयर विल बी डिमांड पुल इन्फ्लेशन। एग्जाम्पल है हाई प्रोटीन इन्फ्लेशन इज बिकॉज ऑफ हायर इनकम, जैसे अब लोग प्रोटीन ज़्यादा कंज्यूम करने लगे हैं, प्रोटीन से रिलेटेड सामान ज़्यादा कंज्यूम करने लगे हैं क्योंकि इनकम उनकी ज़्यादा है तो वो प्रोटीन ज़्यादा ही कंज्यूम करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। एंड आफ्टर इट देयर इज सप्लाई शॉक या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो जो सप्लाई शॉक है यानी कि सप्लाई में जो कमी आ जाती है, या कॉस्ट पुश मतलब जब प्रोडक्शन में जब कॉस्ट ज़्यादा लगने लगती है तो सप्लाई कम हो जाती है, जिससे क्या होती है कि जो कॉस्ट है किसी भी सामान की कॉस्ट वो बढ़ जाती है। तो एक्सटर्नल शॉक्स होते हैं सच एज इम्पैक्ट ऑफ अल नीनो ऑन इंडियाज़ फूड प्रोडक्शन। देखिए अल नीनो क्या होता है, ये एक जोग्राफिकल टर्म है जिसमें इस प्रकार से समुद्र से हवाएं चलती हैं जैसे वेस्ट साइड से ईस्ट साइड के लिए कि आपकी जितनी भी रॉ मटेरियल का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें कमी आ जाती है, प्रोडक्शन में कमी होती है, सामान थोड़ा महंगा हो जाते हैं जो एनवायरमेंटली थोड़ा नुकसान पहुंचता है, या जैसे रशिया यूक्रेन वार हो गया, तो ये एक्सटर्नल शॉक्स हैं, इनकी वजह से कभी कभी प्राइसेस के दाम बढ़ जाते हैं रॉ मटेरियल के, जिससे फाइनल प्रोडक्ट के प्राइस भी बढ़ जाते हैं। देन इट इज़ कार्टेलाइजेशन, ओपी डिसाइडिंग ऑयल प्रोडक्शन, जैसे आपके कंट्रीज़ है ना ऑयल प्रोडक्शन की, तो वो जब आप प्रोडक्शन महंगा कर देती हैं ऑयल की सप्लाई को, तो ऑयल से ही देखिए सारी चीज़ें मोस्टली बनती हैं, तो सप्लाई शॉक या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आपका आता है। हायर वेजेस जब होती हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस जब इंक्रीज हो जाते हैं तो इससे आपके सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन आता है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, देन मैं इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करती हूँ। थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो, थैंक यू।